नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग EVS NCERT क्लास 5 के चैप्टर 18 और 19 को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सीटेट में जो भी प्रश्न बनते हैं EVS में NCERT क्लास 3rd to 5th से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने 3rd to 5th अच्छे से देख लिया, कवर कर लिया, तो EVS में आप 30 में 28 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि पेडागॉजी के भी लगभग प्रश्न यहीं से बनते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं अलग से पूछ लिए जाते हैं, बाकी लगभग सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से NCERT क्लास 3rd to 5th पढ़ लिया, आपके सारे EVS के कंटेंट यहीं से कवर हो जाएंगे। और मैंने इसकी प्ले लिस्ट बना दी है, जिसमें आपको 20 से 22 वीडियो में सारे NCERT क्लास 3rd to 5th कवर कर दिया हूँ। तो आप लोग प्ले लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी। तो 1-2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद NCERT 5th भी क्लास 5th की समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग कुछ दिन में एक मैराथन क्लास दे देंगे आपको डेली, फिर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट कर देंगे। तो बस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, आपको सीटेट की अच्छे से प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लेसन का नाम है NCERT EVS क्लास 5 के चैप्टर 18 का जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट है हमको वही पढ़ना है, उसको हमने कवर किया हुआ है हाईलाइट करके। पहला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि शांत होकर आवाज़ें सुनने से बच्चों को शांति और सन्नाटे का अंतर महसूस होगा। जब सभी बच्चे चुप हो जाते हैं तब कक्षा में शांति तो होती है, लेकिन और कई आवाज़ें सुनाई दे रही हों तो ऐसे में सन्नाटा नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि शांत होकर आवाज़ें सुनने से बच्चों में शांति और सन्नाटे का अंतर महसूस होगा, और सभी बच्चे चुप हो जाते हैं तब कक्षा में शांति तो होती है, लेकिन और कई आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, ऐसे में सन्नाटा नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बांध के बारे में बच्चों की समझ को स्पष्ट करें। इसके लिए इलाके के आसपास में बने बांध का उदाहरण लिया जा सकता है। बांध बनाने से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, तो क्या कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है जिन्हें नुकसान हो सकता है। इन बातों पर हमें बच्चों से चर्चा की जा सकती है। कुल मिला कि इसका तात्पर्य यह था कि यह कहानी बताई गई है नदी के पास की। एक दिन गांव वालों ने सुना कि नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी, तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों बाप दादा की ज़मीन घर छोड़कर कहीं जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वह नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा गांव के नदी के किनारे को हटाना होगा। जिनके पास अपनी ज़मीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह वहाँ ज़मीन मिलेगी, वहाँ स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गांव में वह सब होगा। तो आज एक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी ना था। उसके माँ बाबा और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद ना था। यात्रा भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचा वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में नल खोलते ही पानी होगा। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा। दोपहर का समय था, कड़ी धूप और गर्म हवा में यात्रा बेजान था। डामर कोलतार से बना रास्ता जलते तवे जैसा गर्म था। आसपास कोई छायादार पेड़ भी ना था, सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थीं। दवाइयाँ खरीद कर यात्रा घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे ही सामानों का प्रयोग करता था। टायरों के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था। आग जल्दी पकड़ते थे और इससे लकड़ी भी कम लगती थी, पर इससे जलने से हुई बू और धुएं से सब परेशान थे। सिंधूरी नाम के इस नए गांव पर हर चीज़ पैसों से मिलती थी। दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी, मिट्टी का तेल भी उनके पहुंच से बाहर था। कहाँ से लाएं इतने पैसे, सोचते सोचते यात्रा अपने घर तक पहुंच गया। छत के नाम पर टीन की चादर भट्टी जैसी जल रही थी। यात्रा की बीवी तेज बुखार से तप रही थी। उसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सीढ़िया के गोद में लेकर सुला रही थी। घर में और कई बड़ा भी नहीं था। माँ और पिताजी तो पहले ही खेड़ी छोड़ने के गम में चल बसे थे। इस नई जगह पर उसके गांव के 8-10 परिवार ही थे जो उसके अपने
थे, बाकी सारा गांव यहाँ बिखरा बिखरा था। जिन्हें ज़मीन दी गई वह वहीं बस गए। जैसे सपना देखा था वैसा तो नहीं था। या नया गांव, बिजली तो थी मगर वह भी कभी रहती कभी नहीं। ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा भी तो था। वहाँ नल भी तो था पर उनमें पानी ना आता। इस गांव में जात्या को टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसके पशुओं को रखने की तो जगह ही नहीं थी। थोड़ी सी खेती की ज़मीन मिली थी मगर वह खेती के लायक भी नहीं थी। बड़े बड़े पत्थरों और कंकरों से भरी थी। जात्या उसका परिवार फिर भी जी जान से मेहनत करके धान खाद को खरीदने से जो पैसे खर्च होते उतने भी हाथ ना आते। वह पुराने गांव में बीमारी कम थी। अगर कोई बीमार भी होता तो जड़ी बूटियों की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे। उनके इलाज से सेहत सुधर जाती थी। यहाँ अस्पताल तो थे पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते थे। दवाइयाँ भी ना मिलती थी। यहाँ स्कूल था पर टीचर खेरी के इन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। नई भाषाओं की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन थी। सिंधुरी गाँव के लोगों को इन लोगों को यहाँ खाना पसंद ना था। उनको खेड़ी के लोगों की भाषा, रहन सहन सब अजीब लगता था। वह खेड़ी वालों को बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। क्या सोचा और क्या हुआ? तो जैसा उसने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब वहाँ अनजान थे, भाषाएं अलग थी। तो जब ऐसी कहानियाँ बच्चों को हम लोग बताएंगे तो इसमें बच्चों में भी संवेदनशीलता बढ़ेगी, बच्चों की रुचि पैदा होगी। वह भी नई नई भाषाएं सीखने की कोशिश करेंगे। वह भी जान पाएंगे कि हर जगह का रहन सहन ठहराव अलग अलग होता है। तो इन सब में बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा और रुचि भी बढ़ेगी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, इन दोनों में होने वाली परेशानियाँ जो होती हैं अलग अलग होती हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं जैसे पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि, तथा इनमें भी सभी लोगों को भलाई होती है। इस पर बातचीत की जाए। रोज़ खबरों में आने वाली घटनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। तो अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, इन दोनों पर होने वाली परेशानियां अलग अलग होती हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं जैसे पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि। क्या इनसे भी सभी लोगों को भलाई होती है? इस पर बातचीत की जाए। रोज़ खबरों में आने वाली घटनाओं से जोड़ा जाए। तो इन सबसे बच्चों को हम जब जोड़ेंगे तो बच्चों में विकासशीलता आएगी, कल्पनाशील बढ़ेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, बच्चे को जानकारी, नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो इन सब पे हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम अब लेसन 19 को देखते हैं जिसका नाम है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो हमें किसानों की कहानी जानना है, बीज की जुबानी। मैं हूँ नन्हा बाजरा। यहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं हूँ नन्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज न सुनाई तो शायद फिर कभी न सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के वनगाम में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्यौहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के लिए बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी में से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता था। तो यह प्रश्न सीटेट में कई बार बन चुका है कि बीज को कैसे रखा जाता था। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता था। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचने के लिए उसमें नीम की पत्तियाँ बिछाई। तब और बीजों के साथ मैं भी यहाँ रहने लगा। उस समय दामजी भाई जो थे, सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो साथ साथ त्यौहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों के मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं, उसको सीलबंद कर देते थे। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता था, जिसे हम लोग पकी हुई सब्जी को ऊंधियू कहते थे। ऊंधियू यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न बन चुका है। ऊंधियू कहाँ का है? तो गुजरात। ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा, या गुजरात का पकवान होता है। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को सौंधी खुशबू, वाह! साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितने चाहें उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों में बेच देते थे। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती थी। सूत की कटाई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी। तो ऊंधियू कहाँ का है? गुजरात का है। उसको सब्जियों को उल्टा करके पकाया जाता था खेत में ही।
त्यौहार मनाते थे जब वहाँ पे फसल तैयार होती थी। यहाँ पर सीटेट में कई बार पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ से पेडागॉजी का बनता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को उनके अनुभव अवश्य सुने। मतलब आप कोई भी पाठ पढ़ाने चल रहे हैं ईबीएस में, तो सबसे पहले हमें बच्चों को अनुभव जानना चाहिए उस पाठ के बारे में। बच्चों को कितना पता है, बीज कैसे बोए जाते हैं, खेत की जुताई कैसे होती है, खेत को पानी क्यों दिया जाता है, खेत की कटाई कैसे की जाती है। इन सब पे बच्चों से अपने अपने ज्ञान अनुभव अवश्य पूछना चाहिए। इससे बच्चों में भाषा का विकास होगा, चिंतन शक्ति बढ़ेगी, बच्चे तर्क कर सकेंगे। पाठ में बाजरा मात्र एक उदाहरण है। बच्चे अपने इलाके में उगने वाली फसलों तथा सब्जियों को उगाने में बदलाव देखते हैं, उन्हें भी बताने को कहेंगे। तो बच्चे अपने अपने जगह जो सब्जियां बोई जाती हैं, कैसे काटा जाता है, कैसे पानी से सींचा जाता है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पते पाठ में पढ़ने की रुचि भी बढ़ेगी बच्चों की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि बच्चों के अनुभव को आधार बनाते हुए चर्चा की जाए। तो बच्चों के अनुभव को आधार बनाते हुए चर्चा की जाए कि फसलों को उगाने में कैसे कैसे बदलाव आए हैं और उनके क्या कारण हो सकते हैं। अखबारों का भी इस्तेमाल किया जाए। तो बच्चों के अनुभव को आधार बना के हमें चर्चा की जानी चाहिए और फसलों को उगाने में जैसे जैसे बदलाव आए हैं उनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, अखबारों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। बच्चों को अपने शब्दों में सोचने के लिए प्रेरित करें कि तरक्की या विकास में क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं। दुनिया भर में ही हो रही बहस में इस चर्चा को जोड़ें, जैसे विकासशील देशों में किसानों की ज़रूरत, देसी बीजों पौधों को बचाने की कोशिश, देसी नुस्खों और दवाइयों पर किसका हक, किसान की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का। तो बच्चों को अपने शब्दों में सोचने के लिए प्रेरित करें कि वह तरक्की या विकास में क्या क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं। दुनिया भर में हो रही बहस में भी चर्चा को हमें जोड़ना चाहिए, जैसे विकासशील देशों में किसानों की ज़रूरतें, देसी बीजों और पौधों को बचाने की कोशिशें, देसी नुस्खों और दवाइयों पर किसका हक और किसानों पर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो, इस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007 को आंध्र प्रदेश यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए, उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे में एक किसान थे नालाप्पा रेड्डी, उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ। वह कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते हैं उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालाप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक लगभग 1.5 लाख किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं, या संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो रही है। तो कर्जा बहुत बड़ा मुद्दा है अभी अपने देश में, इससे काफ़ी किसानों की दिनों दिन गरीबी के कारण जान जा रही है। देहरी गांव भास्कर बाई की बाड़ी। हमें दूर से नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल हमें लगा है। वह तो ज़रूर बाजार में खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी ज़मीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार, जंगली घास फूस, कुछ पेड़ों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगों पत्तों वाले पौधे किस लिए, हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों को कोटोन की जड़ें ज़मीन के अंदर नहीं होती। जब उनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है। जड़ों, पत्तों, शाखाओं में सड़ने से और केंचुओं से ध्यान से ज़मीन को देखो तो केंचुए दिखेंगे। कितने सारे केंचुए हैं, पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले चाचा के बारे में बताया। उन्होंने कहा यह गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा गया। वह रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढों में खाद बनती रहती है, कचरों का इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजरा भी खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना हम लोगों ने।
तो यह प्रश्न यहाँ से सीटेट में कई बार पूछा गया है, कोटोन का पौधा क्या है। तो कोटोन का पौधा जो होता है ज़मीन पर ज़्यादा अंदर तक नहीं लगा नहीं होता है। जब पानी की ज़रूरत होती है तो यह पौधा सूखने लगता है, इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, तो वहाँ के किसानों को पता चल जाता है कि इनको पानी देने की ज़रूरत है, तो खेत में पानी देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संकेत। तो तकनीक के बारे में हमारी समझ अक्सर मशीन तथा बड़े बड़े औजारों तक ही सीमित होती है, पर कोई तरीका या प्रक्रिया भी तकनीक होती होगी। उदाहरण के लिए आटे को गूंथना भी एक तरह की तकनीक है। इस बात पर कक्षा में बातचीत करें, समझ बनाई जाए। सूखे आटे को छानना, फिर धीरे धीरे उसको पानी से गीला करते हुए गूंथना। हाँ, कभी ढेर पानी डालकर स्वयं पछताएं तो जानोगे इस तकनीक की खूबी। और अंत में जब आटे का सही स्वरूप हो जाए तो उसे लपेट कर इकट्ठा कर लेना। इन तकनीकों को शब्दों में बता पाना मुश्किल है, पर इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न बन चुका है कि आटा को गूंथने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आटे में पानी को डालते हैं, फिर उसको मलते हैं, गूंथते हैं। तो यह प्रश्न सीटेट में कई बार बन चुका है, तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने NCERT EVS क्लास 5 के चैप्टर 18-19 को कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो इसके बाद अभी NCERT EVS क्लास 5 में 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। उसके बाद आपकी NCERT क्लास 3rd to 5th समाप्त हो गई है। इसके बाद अब मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें आपके 2018 से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं मैं सबको सॉल्व करवा दूंगा। आपके सारे एक भी प्रश्न इसके अलावा कहीं से नहीं बनेंगे। उसके बाद आपको एक मैराथन क्लास दे दूंगा और नोट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ की आपको क्लासेस की सारी नोट्स और PDF वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।